116 में हमारे पास कुछ लेजी को लेकर के एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है? एक तो हो सकती है लीज की रीमेजरमेंट। लीज की रीमेजरमेंट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? व्हाई वी नीड टू रीमेजर द लीज? बिकॉज वी चेंज्ड, हमने क्या चेंज कर लिया? परचेज ऑप्शन की जजमेंट, या हमने लीज टर्म की ऑप्शन की जजमेंट को चेंज कर दिया, या वी रीएस्टिमेटेड आवर्स। हमने क्या रीएस्टिमेट कर लिया? वीएलपी को रीएस्टिमेट कर दिया, आरवीजी को रीएस्टिमेट कर दिया, पेनल्टीज को रीएस्टिमेट कर दिया, इनको हमने अपने पास रीएस्टिमेट कर दिया। इनको हम बोलते हैं कि ये चेंज इन क्या है? ये चेंज इन एस्टिमेट है, और इसे बोलते हैं कि ये चेंज इन जजमेंट है या ऑप्शन है, जो मर्जी बोल दो। इनको डील करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेट करनी पड़ती है लीज लायबिलिटी एंड आरओयू टिल डेट ऑफ रीमेजरमेंट। क्या रीमेजरमेंट तक का सारा सवाल आपको पहले करना ही पड़ेगा? वहां तक तो करना ही पड़ेगा। और फॉलोड बाय दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप रीकैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? लीज लायबिलिटी को रीकैलकुलेट करोगे। किस रेट से करोगे? यूज करोगे अपने पास जो आईबीआर है, कौन सा वाला? रिवाइज्ड। इफ जजमेंट्स चेंज, अगर जजमेंट चेंज हुई है तो कौन सा रेट लेंगे? रिवाइज्ड वाला। और अगर अपने पास ओरिजिनल रेट लेना, इन अदर केसेस, इन अदर केसेस। और अगर बोथ हो तो रिवाइज्ड इफ जजमेंट प्लस अदर्स। समझ में आ गई कि भाई दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो भी आपको रिवाइज रेट लेना है। इसके अंदर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप अपने पास चेंज ढूंढोगे इन लीज लायबिलिटी। तो ये क्या होगी? या तो इंक्रीज हो रही होगी या कम हो रही होगी। तो अब मुझे बताइए, हम जब इसे कम बढ़ा रहे होंगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। लेकिन जब घटा रहे होंगे तो एंट्री क्या बनेगी? लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट। बट इसमें आपको ध्यान रखना है, शुड नॉट बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव ना हो जाए, और ऐसे में अगर नेगेटिव हो जाए तो एक्सेस को कहां ट्रांसफर कर देना? एक्सेस को ट्रांसफर कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी पीएनएल में जाकर ये खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर हमने और चीजें नहीं डिस्कस किए, इसी पर हमने क्वेश्चंस किए थे। सिर्फ इकलौता एक क्वेश्चन हमारे पास था 32 नंबर का, बाकी सब एग्जाम्पल के जरिए हमने डिस्कस किया। फिर हमने बताया कि जब आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम लेजी के केस में एप्लीकेशन करती है तो हमें तब क्या करना चाहिए? भाई उसने ओल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रखा था। ओल्ड में क्या फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट चलता था। उसका नंबर क्या था? ओल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाज गिवन बाय इंड AS 17। तो उसमें फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट चलता था। बट अब हमने जब 116 को अप्लाई किया तो फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमने अपने पास एक ही ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? एक का नाम था फुल रेट्रोस्पेक्टिव। ये मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपको इसका भी कोई फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ये एक फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच होती है जिसमें आप क्या करते हैं? आप कमेंसमेंट डेट पर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? कमेंसमेंट डेट पर चले जाते हैं। और कमेंसमेंट डेट पर ही आप अपने पास अपनी लीज लायबिलिटी और आरओयू को लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद आप इसकी बुक वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो अप टू। फटाफट से बताओ, बुक वैल्यूज किस डेट तक कैलकुलेट करते हो? डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंड AS या डेट ऑफ ट्रांजिशन?
डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो आप डेट ऑफ ट्रांजिशन तक लाते हो। तो ऐसे में आपके पास जो एंट्री होती है तो वो क्या बन जाती है, आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, और डिफरेंस अगर आता है तो डिफरेंस कहां चला जाता है, डिफरेंस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो हमारे पास वहां चला जाता है। सब्सिक्वेंटली तो फिर 116 नंबर अपना कंटिन्यूसली चलता है, इसके अंदर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। एक है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, जिसको इंस्टीट्यूट नंबर 1 बोलता है, और एक और होती है, आखिरी पॉइंट बचा हुआ है। वो कौन सा पॉइंट बचा हुआ है लेजी की अकाउंटिंग में जो आखिरी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब जहां पर लेजी एंड लेजर एग्री करते हैं ऑन सम चेंजेस, ये कोई भी चेंजेस जो होती है उसके कंटेक्स्ट में होता है। यहां पर हम अपने पास जो भी पॉइंट्स लाते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें एक पॉइंट, हालांकि मॉडिफिकेशन नहीं बोलते, हम ट्रीट करते हैं सेपरेटली, इसकी डिस्कशन में इंक्लूड कर रहा हूं मैं उसको, कि अगर कोई न्यू एसेट ऐड हो रहा है, और अगर न्यू एसेट ऐड हो रहा है एट मार्केट रेट, एट मार्केट रेंटल्स, तो हम उसे कहते हैं ट्रीट करो एज सेपरेट लीज। आप उसे सेपरेट लीज की तरह ट्रीट करो, पिछली लीज के साथ आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। ये नहीं, ये आपके पास अल्टीमेटली डबल क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप पहली लीज के क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे, इसको आप एडिशनली अलग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक तरह की सिचुएशंस होती हैं। दूसरा तरह का मुद्दा आता है कि जहां पर डिक्लाइन इन स्कोप होता है, डिक्लाइन इन स्कोप, ये भी दो तरह का स्कोप हो सकता है जो कम हो। एक तो लीज टर्म में कमी हो सकती है, दूसरा एसेट के अंदर कमी हो सकती है इसका मतलब एसेट में भी कमी हो सकती है। अच्छा, क्या एसेट 100% भी रिटर्न हो सकता है? द आंसर इज यस, एसेट 100% भी रिटर्न हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो एसेट 100% रिटर्न हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा स्टेप 1 पर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे डिक्लाइन इन स्कोप की एंट्री डालनी पड़ती है। मुझे ये बताइए, अगर मेरा एसेट 100% रिटर्न हो गया तो क्या लीज लायबिलिटी 100% हट जाएगी? फटाफट से बताओ, लीज लायबिलिटी 100% हट जाएगी? द आंसर इज यस। क्या मेरा आरओयू एसेट भी 100% हट जाएगा? क्योंकि मेरा आरओयू एसेट भी पूरी तरह से चला जाएगा। और मुझे बताओ, इन दोनों के आने जाने से क्या पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा? द आंसर इज यस। जब आपने 100% ही एसेट रिटर्न कर दिया तो क्या उसके बाद आपसे लीज रीमेजरमेंट कराने के लिए वो कोई डेटा दे सकता है कि अभी भी किराया चलता रहेगा, या अभी भी ऐसा होगा, या उसमें काम खत्म हो गया? उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब उसमें कोई लीज मेजरमेंट का चक्कर नहीं होता। इस पर कोई सवाल आपको देखने को भी नहीं मिलते, और ये मैंने भी डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा बहुत सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर मान लो लीज टर्म कम होता है, तो लीज टर्म कम होता है तो आपको लीज लायबिलिटी को भी कम करना पड़ता है, आरओयू को भी डालते हैं और पीएनएल भी आते हैं। मुझे ये बताओ, ये लीज लायबिलिटी कितने से आती है? लीज लायबिलिटी हमेशा हमेशा किस फॉर्मूले से आएगी? प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग कौन सा रेट? ओरिजिनल रेट फॉर लीज रेंटल वेव्ड ऑन कैंसल्ड लीज टर्म। मैं क्या ठीक बोल रहा हूं या मैंने गलत लिखा? मैंने कहा यह एकमात्र तरीका है कि ओरिजिनल रेट से वो लीज रेंटल जो कैंसल्ड लीज टर्म के हैं उन्हें हटाओ, उसकी पीवी निकाल करके। बोलो हां। और मुझे ये बताओ, आरओयू एसेट जो होगा ये प्रो राटा रिड्यूस करो। प्रो राटा कैसे रिड्यूस करोगे? बुक वैल्यू इनटू जितना लीज टर्म वेव्ड है अपॉन जितना लीज टर्म अवेलेबल था ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। क्या आपके पास इतने का आरओयू एसेट रिड्यूस हो जाएगा? और बाकी क्या हो जाएगा? बाकी जाएगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर इन पीएनएल, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। क्या इसमें भी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो अब हमने कहा कैलकुलेट करो। बताओ किसे कैलकुलेट करो? लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन, बताना किस पर बेस्ड ऑन? रिवाइज्ड रेट। क्या आप बेस्ड ऑन रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स लोगे? फटाफट से बताओ।
क्या लीज पेमेंट्स भी रिवाइज लोगे? द आंसर इज यस। जब ऐसा करेंगे तो मेरे पास एंट्री क्या बन जाएगी? लीज लायबिलिटी टू आरओयू या आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। वो प्रिकॉशन अभी भी चलेगी कि आरओयू शुड नॉट बिकम नेगेटिव इन दिस सिचुएशन। ओके, मुझे ये बताओ, अगर एसेट रिड्यूस होता है तो क्या तब भी डिक्लाइन इन स्कोप में लीज लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा? तब भी मुझे लीज लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे डेबिट कर सकता हूं? पहला, पीवी यूजिंग ओरिजिनल रेट्स फॉर लीज रेंट बिलोंगिंग टू, बताओ किसको बिलोंगिंग टू? फॉर लीज रेंट बिलोंगिंग टू एसेट सरेंडर्ड, जो आपने एसेट सरेंडर कर दिया, एसेट सरेंडर्ड। यहां पर एक शॉर्टकट भी चलता है, यहां एक शॉर्टकट भी चलता है। वो शॉर्टकट क्या है कि आप सीधी सीधी लीज लायबिलिटी का प्रोराटा कर दो। लीज लायबिलिटी इनटू पार्ट ऑफ एसेट सरेंडर्ड आउट ऑफ टोटल पार्ट्स। भाई टोटल 10 पीस थे, 2 वापस कर दिए, 3 वापस कर दिए, तो उससे भी हो जाएगा। क्या ये शॉर्टकट ऊपर चल सकता था? नहीं चल सकता था, पर ये चीज आपको प्रैक्टिस करके दिमाग में जाएगी। मुझे बताइए, टू आरओयू एसेट्स, क्या आरओयू एसेट को फिर से प्रो राटा रिड्यूस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुक वैल्यू इनटू फिर से पार्ट ऑफ एसेट्स सरेंडर्ड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द एसेट्स। क्या आपके पास आरओयू की वैल्यू से यह भी कमी आ जाएगी? और मुझे बताइए बाकी क्या जाएगा? बाकी जाएगा P&L विच विल बी अगेन बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको जब भी ये बता रहा हूं तो आपका पूरा दिमाग खुला हुआ है कि हां ठीक है भाई, इसको हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है बारी, इसके अंदर भी क्या आपके पास लीज रीमेजरमेंट हो सकती है? द आंसर इज यस। ये अभी भी वही वाले फॉर्मूले से उसकी भी लीज रीमेजरमेंट होगी और वो वही लीज को आरओयू में डाला जाएगा या किसी और में डाला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अदर चेंजेस भी हो सकते हैं जो वो आपस में एग्री कर सकते हैं। अदर चेंजेस में कौन कौन से हो सकते हैं, जरा फटाफट से बताओ। अदर चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि लीज रेंट को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लीज रेंट को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इन वैसे तो लीज रेंट के अंदर बात बोल दी। इन सब्सटेंस फिक्स्ड को हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें परचेज ऑप्शन आ सकती है, जा सकती है। आरवीजी आ सकता है, जा सकता है, या एक्सेट्रा। मैं कह सकता हूं एनी अदर चेंजेस, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। हां, न्यू एसेट भी आ सकता है। न्यू एसेट आ सकता है नॉट एट मार्केट प्राइस। मैंने कहा अगर मान लीजिए ऐसा होता है, लीज रेंट कम हो रहा है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो लीज रेंट कम होने का कारण क्या है? कोविड-19। भाई ये चेंज हो रहा है क्या? लीज रेंट कम हो रहा है। और लीज रेंट क्यों कम हो रहा है? कारण है कोविड-19। क्या क्या बातें कही कि हमारे पास या तो रेंट जो था वेव हो गया, रेंट मतलब जो पेमेंट थी, लीज पेमेंट, वो वेव हो गई है, या वो पेमेंट जो थी वो डेफर हो गई है। ये जो हुआ है ड्यू टू, बताओ किससे हुआ है? ड्यू टू कोविड हुआ है। किस डेट तक आप ये चेंजेस कर सकते हैं? 30 जून 2022 तक कर सकते हैं। क्या कोई और चेंजेस कर सकते हैं अदर देन लीज रेंट? अदर देन लीज रेंट कोई और चेंज भी कर दें कि एसेट बढ़ा दें, घटा दें, ये कर दें, परचेज ऑप्शन ले आए, परचेज ऑप्शन घटा दें, आरवीजी ले आए, आरवीजी हटा दें, नया एसेट ले आए, लोअर देन मार्केट प्राइस पर ले आए। अगर कुछ भी तुमने और चेंज कर दिया तो आपके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इन केसेस में अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपके पास यहां एक ऑप्शन है टू अप्लाई। क्या अप्लाई कर सकते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट, जिसके अंदर लीज लायबिलिटी को आप कहां डाल देते हैं?
P&L में डाल देते हैं। अगर वेवर होता है तो P&L में आ जाता है, डेफर है तो कुछ भी नहीं करते हैं। डेफर का मतलब थोड़ा डिले हो गया और कुछ नहीं है, डोंट जनरलाइज एनी एंट्री फॉर दैट। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने कहा नो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट्स, तो फिर ऐसे में हम अपने पास उसको क्या करते हैं, अब समझ में आ गई चार्ट के अंदर कि लीज रेंट कम हो रहा है अदर देन कोविड-19, जहां प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी बन गई, फटाफट से बताओ। वो कौन सी कैटेगरी बन गई, वो इनके साथ ही कवर हो गई। ओके, इन सब सिचुएशन में आ गई। क्या इसमें कहीं डिक्लाइन इन स्कोप की एंट्री होगी? स्टेप 1, डिक्लाइन इन स्कोप, नो एंट्री, क्योंकि इसमें कोई स्कोप घटाने वाला मैंने काम किया ही नहीं है। अमाउंट को चेंज किया है, रेंट को चेंज किया है, नया एसेट डाला है। क्या मैंने इसके अंदर कहीं पर भी आपको कहा कि आप इसके अंदर ऐसा कोई एसेट घटा दें? कुछ नहीं बोला। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्टेप 2 अप्लाई होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, आप रिवाइज्ड रेट यूज करेंगे। बताओ किसके ऊपर यूज करोगे? रिवाइज्ड पेमेंट के ऊपर यूज करोगे, और उससे अपने पास लीज लायबिलिटी टू आरओयू या आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ये एंट्रीज डालोगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये मेरी पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग कोविड की डिस्कशन हो गई। इसके ऊपर कुछ बच्चे ने कहा था सर आप हमें ना क्वेश्चन बताना कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ये लीजिए आर्यन, इसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 33। ओके, इस पर है क्वेश्चन नंबर 33, इस पर है क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37। ओके, अब इसकी आगे मुझे बारीकी नहीं पता आर्यन कि इसमें से ये वाला कौन सा और ये वाला कौन सा है, और ये वाला तो है ही नहीं है। ओके, बट एनीवे इनमें से कोई ना कोई इन दोनों में ही लगेगा, इस पर तो पक्का नहीं है। साक्षी, एग्जाम्पल्स को एग्जाम के लिए छोड़ दो, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए होते हैं, इसलिए उनको मैं रेफर नहीं करूंगा यहां पर। और इसके अलावा 34 एंड 36, 34 एंड 36, 36 दो बार कैसे आया, 35, 37 एंड 67। ओके, तो दिस इज 67, दिस इज 34, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 67। ओके, तो क्या आपके पास अब बस इससे संबंधित यही सवाल है हमारे पास। इसके अलावा कोविड के सवाल हैं। कोविड के सवाल अभी हमने ढूंढे थे, उसकी लिस्ट मैंने ना बनाई हुई नहीं है, तो कोविड के सवाल मैंने कांटे लगा रखे हैं। तो बताऊं कोविड के सवाल कौन कौन से हैं, अभी बस कांटे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक। ओके, तो 47 से लेकर 51 तक। और मैं एक बार एग्जाम का भी कोई सवाल देख लूं, कोविड पर एक बार एग्जाम का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने हमको। नहीं है मेरे पास, तो मुझे बताइए विनीता, एग्जाम्पल्स मॉडिफिकेशन होमवर्क वाले वो इसमें नहीं लिखूंगा ना, ये तो मैं आपकी रिवीजन की वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर मैं कहीं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा। हम जब लेजर की बुक्स की बात करते हैं तो लेजर की बुक्स के अंदर भी हमारे पास कई काम आते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास एक काम आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज। मुझे फटाफट से बताओ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज के अंदर कि वो फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो पहले तो फाइनेंशियल लीज की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल लीज इज अ लीज विच ट्रांसफर्स सब्सटेंशियली ऑल जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं इंसिडेंट टू ओनरशिप, जो इंसिडेंट टू ओनरशिप है वो सारे के सारे इसके अंदर हम ले लेते हैं। पर इससे बात नहीं बनती है, तो इसके अंदर 5 सिचुएशंस दी हुई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये फाइनेंशियल लीज है। बाकियों को हम अपने पास फाइनेंशियल लीज नहीं बोलते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि इन 5 सिचुएशंस में कौन कौन सी आइटम्स हैं। नंबर 1, तो जिसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा एट द एंड ऑफ
लीज टर्म। ये लीज टर्म किसका अनुमान है? लेजर का अनुमान है या लेजी का अनुमान है? तो दिस इज द एस्टिमेट ऑफ लेजर। हम अब लेजर के एंगल से बात कर रहे हैं, तो लेजर का अनुमान है। ओके, फिर मैंने कहा कि एसेट के अंदर क्या है? परचेज ऑप्शन है। किस प्राइस पर? एट अ प्राइस लोअर देन फेयर वैल्यू। एंड व्हाट वी कंसीडर, वी एक्सपेक्ट, वी मतलब लेजर एक्सपेक्ट करता है। क्या एक्सपेक्ट करता है? दैट लेजी विल ऑप्ट। लेजी उसे क्या कर लेगा? ऑप्ट कर लेगा। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर आपका लीज टर्म कवर करता है मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। मतलब जो एसेट की टोटल जिंदगी है, जो उसकी टोटल जिंदगी है, उस जिंदगी का मेजर पार्ट लीज कवर करता है। हमारा इंस्टीट्यूट कितने पार्ट मानता है? ये हमारा इंस्टीट्यूट कहता है 60%। इसका मतलब जितनी इकोनॉमिक लाइफ है, लीज टर्म क्या होना चाहिए? 60% और मोर होना चाहिए। ओके, हम बोलते हैं कि ये भी फाइनेंशियल लीज का सवाल होगा, जहां पर एसेट्स क्या है? यूनिक है, स्पेशलाइज्ड इन नेचर है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी पर्सन अदर पर्सन अनलेस दे मेक मेजर मॉडिफिकेशंस के बिना वो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं? कि ये भी फाइनेंशियल लीज के सवाल है। ओके, इसके अलावा एक और मैंने बात करी थी। मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू, मैं भूल गया। प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। यूजीआरवी लिखूं कि नहीं लिखूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, यूजीआरवी लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखना है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू लगभग, ये निशान किसका है? ये निशान है लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ये लगभग किसके बराबर है? ये लगभग फेयर वैल्यू के बराबर है। हमारे स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। ओके, तो इसका मतलब मैं यही फॉर्मूला एग्जाम में भी कोट करने वाला हूं और यही फॉर्मूले से मैं चेक करके आने वाला हूं। मैंने कुछ और भी जुगाड़ बताए थे कि आप देख लो कि हमारे पास फॉर्मूले में फेयर वैल्यू माइनस यूआरआर कितना है, यूआरआर यूजीआरवी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो सब मैंने आपको बताए थे, लेकिन दे आर नॉट नीडेड फॉर योर एग्जाम। आपको पेपर में यही करके आना है। अनगारंटीड को जब कंसिडर नहीं करते हैं तो फेयर वैल्यू एसेट में क्यों नहीं ले? विनीता, मेरे को आपकी क्वेरी समझ नहीं आई है, मैं पहले अपनी रिवीजन कर लूं फिर बात करना, ठीक है? तो मैंने कहा हम अपने पास यहां तक ऐसे करते थे। अगर ऐसा होगा तो हम क्या मान लेंगे? हम बोल देंगे इट इज अ केस ऑफ फाइनेंशियल लीज। मैंने आपको एक बात और भी बताई थी। मैंने कहा हमारे पास एक बेसिक थॉट है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ये आपको अच्छे से पता है, ये आपका बेसिक धंधा है। तो मुझे बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये दोनों को अगर हम देखें तो ये लगभग किसके बराबर आनी चाहिए? ये लगभग फेयर वैल्यू के बराबर आने चाहिए। ये मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि ये एक मास्टर फॉर्मूला है। ओके, बच्चे ने कहा इसमें लगभग के अंदर हम कितना लगभग है, तो ये लगभग 90% है। ऊपर लगभग 60 था, ये लगभग 90 है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि इस फॉर्मूले से मैंने आपको कुछ बातें और भी बताई थी। मैंने कहा क्या इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पाएंगे अपने पास इंप्लिसिट रेट्स? अगर कभी आवश्यकता पड़े तो क्या इंप्लिसिट रेट कैलकुलेट कर पाएंगे? तो मुझे बताइए, इंप्लिसिट रेट निकालने के लिए हम अपने पास यहां पर भी दो प्रकार के लोग देखते हैं। हम कहते हैं डीलर के लिए देख रहे हो या फाइनेंसर के लिए देख रहे हो। तो डीलर अपने पास क्या करता है? वो अपने पास लीज पेमेंट्स को ले लेता है और यूजीआरवी को ले लेता है और ढूंढता है एक ऐसा रेट जिससे ये लगभग बराबर हो जाए। इसका मतलब वो देखता है कि इन पेमेंट्स में इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आ जाए, ये हमारे लगभग फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए, तो इंप्लिसिट रेट निकल आता है। बट जब फाइनेंसर होता है वो क्या कहता है? वो कह रहा है लीज पेमेंट्स और यूजीआरवी लगभग किसके बराबर हो जाए? वो कहता है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर हो जाए, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बराबर हो जाए। इस तरह से वो कैलकुलेट करता है। इंस्टीट्यूट इतनी बारीकियों में बात नहीं करता है। इसके लिए आईडीसी क्या होता है? इसके लिए आईडीसी खर्चा होता है।
इसका मतलब वो उसे अपना एक्सपेंस मानता है, सेलिंग एक्सपेंस मानता है, इसलिए उसका कोई अकाउंटिंग नहीं डिस्कस की जाती है। फिर मैंने कहा था इसी फॉर्मूले से हमारे पास अगर कभी मिसिंग हो तो हम लीज रेंटल्स भी ढूंढ सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल। अगर मान लीजिए कांस्टेंट लीज रेंटल है तो इसी फॉर्मूले से ढूंढ सकते हैं। मुझे फटाफट से बताओ भाई, आप लीज रेंटल ढूंढना चाहते हैं, मैं इस फॉर्मूले को खोल के रख देता हूं। इसमें है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑफ फिक्स्ड लीज पेमेंट्स, और साथ में मैंने कहा इसमें आरवीजी भी है फॉर द सेक ऑफ जस्ट कॉम्प्लिकेटिंग इट। तो इसका मतलब मैंने कहा ये प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, मैंने कहा ये अगर फेयर वैल्यू है एंड यू डोंट नो दिस वैल्यू, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? इफ फिक्स्ड लीज पेमेंट्स आर मिसिंग, हाउ टू कैलकुलेट इट? तो मुझे फटाफट से बताइए, क्या मैं इसके अंदर ऐसा कर दूंगा फेयर वैल्यू में माइनस क्या कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, माइनस क्या कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आरवीजी, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा फैक्टर, एन्युटी फैक्टर। तो क्या मेरे पास लीज पेमेंट्स आ जाएंगी, जो फिक्स्ड लीज पेमेंट्स हैं वो आ जाएंगी? मेरे पास ये फिक्स्ड लीज पेमेंट्स आ जाएंगी। हालांकि ये सवाल भी आपके लिए कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं। एक बात मेरे पास अभी और भी डिस्कस करने वाली है, क्विकली कर दूं, वो भी आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट में वो भी पढ़े हुए हैं, बट मैं वो भी डिस्कस कर देना चाहता हूं। वो कौन सी बात है? अगर मैं लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी में माइनस कर दूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, तो ये क्या कहलाता है? फटाफट से बताओ, इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। अगर मैं इन दोनों में से ये दोनों की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दूं तो क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या इंटर में ये निकाल के आए हो? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। मुझे ये बताओ, इसको एक किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है, और इसको नेट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है। ये उसके और भी पर्यायवाची नाम डले हुए हैं। मुझे ये बताओ, क्या ये ओवरलोड हो गया ड्यू टू दीज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज एंड ऑफ नेम्स, और कुछ नहीं है? भाई बार बार लगता भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यानी वी आर अनएबल टू कनेक्ट इट विद द रियल लाइफ, दैट इज द ओनली थिंग। और प्रॉब्लम क्या है, जब मैं रियल लाइफ में जाता हूं तो आपको ये फॉर्मूले नहीं दिखाई देते। रियल लाइफ में कहते हैं हाँ ये तो पता ही था, इसका मतलब दैट इज द प्रॉब्लम। बट एनीवे आई स्टिल डिस्कस इट। इफ आरवी इज लेसर देन जीआरवी देन लीज रेंटल शुड बी लेसर देन, नहीं एज पर अगर मार्केट में मैं आपको बेवकूफ बना पा रहा हूं तो बना पा रहा हूं, दैट्स इट। यू कांट से कि नहीं आपने गारंटी ज्यादा क्यों दे दी है, तो हम अपने पास नील ले लेंगे उसको। यहां तक की चर्चा मैंने आपके साथ की थी और कुछ नहीं, बाकी चर्चा आगे। लेजर की बुक्स में हमने आपके साथ लास्ट क्लास में कुछ मैथमेटिक फॉर्मूले समझे थे। आज हमने उसकी कुछ अकाउंटिंग समझी। अकाउंटिंग में हमने क्या बताया कि फाइनेंशियल लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये हमको अलग अलग ढूंढना पड़ता है। तो अकाउंटिंग करने के लिए अब हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो ऑपरेटिंग लीज, दूसरा कौन सा हो गया, फाइनेंशियल लीज। तो दो में से आप अपने पास एक तरीका जोन सा भी एप्लीकेबल होगा अप्लाई करेंगे। यदि ऑपरेटिंग लीज होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें लीज रेंट इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। लीज रेंट इनकम कैसे निकाली जाती है? जो भी आपके एग्रीड लीज रेंटल्स होते हैं माइनस लीज इक्वलाइजेशन का बैलेंस, लीज इक्वलाइजेशन का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट होगा तो जुड़ जाएगा। तो लीज इक्वलाइजेशन का बैलेंस किस चीज से आता है? लीज इक्वलाइजेशन का बैलेंस आता है आईडीसी से। लीज इक्वलाइजेशन का बैलेंस और किससे आता है? ये आता है लीज इंसेंटिव से, जो हमने लीज इंसेंटिव दिए, या लीज इक्वलाइजेशन का कोई पुराना बैलेंस भी हो सकता है, बिकॉज ये रेंटल इनकम हम जब करते हैं तो मॉडिफिकेशन में भी ये फॉर्मूला चलता है। यानी कि हमने जो ऑलरेडी पिछला, जैसे भी ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारे पास कोई पिछला लीज इक्वलाइजेशन हो तो वो भी एडजस्ट करना पड़ता है। डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? विद द लीज टर्म। तो ये जो अपने पास देखते हैं तो इससे क्या निकल आती है? इससे आपकी रेंटल इनकम निकल आती है। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं विद द बैंक अमाउंट,
क्योंकि आपके पास जो पैसा आता है वो डिफरेंट आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस जो आता है उसे हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट अगेन द लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। तो लीज इक्वलाइजेशन के कुछ एंट्रीज आपने शुरुआत में डाल दी थी, कुछ ये डल जाती हैं। क्या लीज इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है? दिस गेट्स क्लोज्ड बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। जब तक लीज टर्म खत्म होती है, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट में कहां पर जाता है? बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट में इसका भी संधि विच्छेद किया जाता है, और हम इसको भी क्लास में डिस्कस किया, किस तरह से आप उसको स्प्लिट करते हैं, वो भी हम अपने पास रिपोर्ट कर चुके हैं। तो इनमें इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। क्या इनमें भी लेटर ऑन चेंजेस हो सकते हैं? जैसे लीज रेंट बढ़ सकता है, घट सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशंस। सारे बच्चे बताओ, मॉडिफिकेशंस ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कोविड की हैं या ऑल हैं? तो भाई ये मॉडिफिकेशंस ऑल हैं, कोविड से कोई लेना देना हमारा नहीं है। कोविड की भी मॉडिफिकेशन इसी में है। इनके लेजर के केस में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको प्रोस्पेक्टिवली अपनी रेंटल इनकम को चेंज करते हैं। मतलब क्या हुआ? जो हमारी रेंटल इनकम चेंज होगी वो प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप फिर से नए न्यू एग्रीड लीज रेंटल्स जो आपके पास प्रोस्पेक्टिव हैं, यानी कि आने वाले समय में, माइनस लीज इक्वलाइजेशन का बैलेंस, जो आपके पास पिछला बैलेंस बचा हुआ होगा, अभी तक आ रहा होगा ना। जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो कुछ क्लोज तो एंड में होता है, बीच में कभी भी करोगे तो बैलेंस आ रहा होगा। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्रेडिट बैलेंस होगा तो लीज इक्वलाइजेशन का क्या कर दोगे? आप उसको प्लस कर दोगे। और फिर अपने पास बैलेंस लीज टर्म में उसको हम स्प्रेड कर देते हैं, और बैलेंस लीज टर्म में स्प्रेड करने से आपके पास फिर से नई रेंटल इनकम निकल आती है, और हम रेंटल इनकम प्रोस्पेक्टिवली डिस्कस कर रहे होते हैं, हम उसको अकॉर्डिंगली जनरलाइज करते हैं। तो ऑपरेटिंग लीज में ऐसा ही होता है। इसके अलावा लेजर को क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती है? द आंसर इज यस। लेजर अपने एसेट के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, क्योंकि वो उसका ओनर होता है, वो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। जब हम फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं तो फाइनेंशियल लीज के अंदर दो सिचुएशंस निकल आती हैं। वो कौन कौन सी निकल कर आती हैं? कि जो लेजर है, लेजर कौन है? इज अ मैन्युफैक्चरर या डीलर, या वो कौन है? लेजर इज फाइनेंसर। इसमें से वैसे कौन से सवाल इंस्टीट्यूट अभी तक पूछ चुका? आपको कितनी बार बताए थे, इंस्टीट्यूट यही वाले सवाल पूछ चुका है। तो मैंने आपसे कहा कि जब मैन्युफैक्चरर डीलर होता है तो हमें अपने पास कुछ एंट्रीज जनरलाइज करनी पड़ती हैं। क्या परचेज की एंट्री रेगुलर जनरलाइज की जाएगी? परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर्स। तो यानी कि ये तो आपके पास एक एंट्री हो गई। जब आप लीज पर देते हैं, फाइनेंशियल लीज पर देते हैं, तो क्या आपको अपने पास यहां नेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करना पड़ेगा, और टू परचेजेस। आप मेरे को बता सकते हो किसका अमाउंट क्या होगा? परचेज तो होगी बुक वैल्यू, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कौन सा होगा? जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट क्या होगा? उसका अमाउंट होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। हम उसको अपने पास और कौन से रेट से लेंगे? इंप्लिसिट रेट से लेंगे। इंप्लिसिट रेट नहीं होगा तो कैसे निकालते हैं वो आपको हमने पिछली डिस्कशन में कर बता दिया था। और COGS क्या हो जाएगा? दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। इसके अलावा मैं अपना रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करूंगा। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री बनती है? रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री फिर से बनती है नेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू या सेल्स। ये एंट्री कितने रुपए से आएगी? ये एंट्री आएगी विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। जब मैं बोलता हूं लीज रेंटल तो क्या इसमें GRV जुड़ी हुई है? इंक्लूडिंग GRV या RVG, ठीक है। और मुझे ये बताइए क्या इसके अंदर UGRV भी है? द आंसर इज नो। UGRV हमने अलग से जनरलाइज कर दी है। ये मेरे पास रेवेन्यू का अमाउंट निकल आता है। फिर अपने पास मैंने कहा अगर कोई IDC की कॉस्ट होती है तो IDC कहां चली जाएगी? तो IDC का खर्चा जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप पहले IDC डाल दो, IDC को बाद में P&L में डाल दो, बात एक ही है। हमने कहा ये सब एंट्रीज होती हैं। सब्सीक्वेंटली क्या करते हैं? सब्सीक्वेंटली हम नेट इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? हम इसके ऊपर फाइनेंस इनकम को भी रिकॉर्ड करते हैं। सब्सीक्वेंटली हम बैंक से कलेक्शन भी करते हैं। और
क्या बैलेंस शीट में नेट इन्वेस्टमेंट को भी करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई करना पड़ता है? द आंसर इज यस, इसको भी हमें क्लासिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें किसके द्वारा डेल्ट हैं? ये डेल्ट हैं बाय 109। देयरफॉर हमारे पास यहां पर जो डिस्कशन हो रही है वो खाली इतनी होती है, तो हमने कहा इतनी अकाउंटिंग है, पर वो भी करने को आएगी तो करना पड़ेगा आपको अपने पास। यदि मान लीजिए आप फाइनेंसर होते हैं, तो फाइनेंसर पे ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन फाइनेंसर अगर होते हैं तो आपकी एंट्रीज क्या बनती हैं? फाइनेंसर के केस में आप एसेट के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंसर पहले एसेट को ले लेता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर वो लीज पर आपको दे देता है। तो मुझे फटाफट से बताइए, जब वो लीज पर देता है तो एंट्री क्या बनती है? नेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। मुझे चेयर दे दो। बैंक के आगे क्या लिखा है? बैंक के आगे तो मैंने कहां लिखा है? बैंक तो बस यही लिखा है, बैंक। ये लिखा है P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, और तो मैंने बैंक कहीं भी नहीं लिखा। सब्सिक्वेंटली में बैंक से कलेक्शन हो जाती है, बैंक से कलेक्शन हो जाती है, ठीक है। वो बैंक, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू नेट इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जैसे आप नॉर्मल अपने किसी फाइनेंशियल एसेट की रिकवरी करते हैं। तो मुझे ये बताओ, एसेट को हमने जब लिखा तो नेट इन्वेस्टमेंट कितने की डेबिट होगी? ये डेबिट होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, इंक्लूडिंग, फटाफट से बताओ क्या लिखूं? इंक्लूडिंग आरवीजी तथा प्लस प्रेजेंट वैल्यू किसकी लोगे? फटाफट से बताओ। और प्रेजेंट वैल्यू किसकी लोगे? यूजीआरवी। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेने के बाद आप मुझे बताओ अगले स्टेप पर हम क्या लिखते हैं? टू बैंक। अगर कोई आईडीसी पेमेंट की है तो वो लिख दो। फिर एसेट हमारे पास जो आपने परचेज किया था, बुक वैल्यू वही आ जाएगी, और इसमें डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कहां जाएगा? डिफरेंस जाएगा P&L। डिफरेंस वैसे कायदे से आना नहीं चाहिए, पर अगर आ जाएगा तो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग वही होगी कि इसके ऊपर फाइनेंस इनकम निकाली जाएगी, इसका लीज इक्वलाइजेशन, और सॉरी इसकी बैंक की कलेक्शन की जाएगी, और इसे बैलेंस शीट में अपने पास करंट और नॉन करंट में शो करना पड़ेगा। तो कल हमने आपके साथ यहां तक की चर्चा की थी। बस अब दो चीजें रह गई कुल मिलाकर के। हाँ, आर्यन ने कहा इस पर कौन कौन से क्वेश्चन थे? तो आर्यन, इसके ऊपर जहां तक मुझे ध्यान है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 38 था, इस पे क्वेश्चन नंबर 60 में भी एक क्वेश्चन बोला था मैंने। फटाफट से बता दो कि कौन सा था? 38 एंड 60 में भी एक क्वेश्चन था, 65। और मेरे ख्याल से ये सब तो बाकी एग्जाम्पल्स किए थे हमने, ऑपरेटिंग लीज पर सब एग्जाम्पल्स किए थे, फाइनेंसर पर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्या मेरे ख्याल से आर्यन यही दो क्वेश्चन ही थे ना टोटल जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे? तो दिस इज द टोटल थिंग जो आप लोगों को करना था। और मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं यहां पे।